प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम था सूर्यनगर। ये राज्य अपनी हरियाली, नीले झरनों और सुनहरे खेतों के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यनगर के लोग सुखी थे और उनकी खुशहाली का सबसे बड़ा कारण था उनका राजा, महाराज विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी प्रजा उन्हें एक पिता की तरह मानती थी, जो न केवल अपने राज्य की रक्षा करता था, बल्कि हर छोटे बड़े निर्णय में प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखता था। लेकिन उनकी प्रसिद्धि का एक और कारण था उनका अनमोल मुकुट। ये मुकुट कोई साधारण आभूषण नहीं था। ये सोने, हीरों और माणिकों से जड़ा हुआ था और इसकी हर जराई में जादुई शक्तियां समाहित थी। कहते थे कि ये मुकुट सूर्यनगर की समृद्धि और शांति का प्रतीक था। इसे पहनने वाला न केवल अपार बुद्धि और सच्चाई का आलोक प्राप्त करता था, बल्कि उसे राज्य के हर कोने से आने वाली समस्याओं का समाधान करने की शक्ति भी मिलती थी। लेकिन इसकी शक्ति का एक रहस्य था। ये केवल उसी के लिए काम करता था जिसका हृदय शुद्ध हो और जो अपनी प्रजा के लिए पूरी तरह समर्पित हो। हर रात जब महाराज विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सोने जाते, वे इस मुकुट को एक विशेष तिजोरी में रखते थे। ये तिजोरी कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। इसे प्राचीन जादूगरों ने बनाया था और इसे केवल एक जादुई चाबी ही खोल सकती थी, जो राजा के पास हमेशा रहती थी। तिजोरी को चारों ओर से सशस्त्र पहरेदार घेरे रहते थे और महल के प्रवेश द्वार पर जादुई मंत्रों की रक्षा थी, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने से रोकते थे। फिर भी एक रहस्यमयी घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। हर सुबह जब राजा तिजोरी खोलते, मुकुट गायब मिलता। यह रहस्य सूर्यनगर में आग की तरह फैल गया। प्रजा में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। कुछ का कहना था कि यह कोई श्राप है जो किसी प्राचीन जादूगर ने राज्य पर डाला था। कुछ का मानना था कि कोई शक्तिशाली जादूगर राजा को चुनौती दे रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि शायद स्वयं देवताओं ने मुकुट छिपाया है, क्योंकि राजा ने कोई गलती की है। महाराज विक्रमादित्य इस रहस्य से परेशान थे। मुकुट केवल एक आभूषण नहीं था। ये उनकी शक्ति, उनके सम्मान और प्रजा के विश्वास का प्रतीक था। इसके बिना राजा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था और प्रजा में भी बेचैनी बढ़ रही थी। महाराज ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्रियों, ज्योतिषियों और जादूगरों को बुलाया। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिया। मंत्रियों ने पूरे महल की तलाशी ली। हर कोने, हर दीवार, हर गलियारे को छान मारा गया, लेकिन मुकुट का कोई सुराग नहीं मिला। ज्योतिषियों ने रात दिन ग्रहों की चाल देखी, नक्षत्रों का अध्ययन किया और प्राचीन ग्रंथों को खंगाला, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जादूगरों ने अपने सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़े, गुप्त शक्तियों को जगाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रही। हर रात मुकुट गायब होता और हर सुबह तिजोरी खाली मिलती। राजा की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर यह रहस्य जल्दी न सुलझा तो प्रजा का विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा। आखिरकार एक रात राजा ने फैसला किया कि वे स्वयं इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने अपने पहरेदारों को सामान्य रूप से ड्यूटी करने का आदेश दिया, लेकिन स्वयं तिजोरी के पास एक गुप्त स्थान पर छिप गए। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और एक साधारण सैनिक की वेशभूषा धारण की, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। रात गहराने लगी। महल में सन्नाटा छा गया। केवल पहरेदारों के कदमों की हल्की आवाज और दियों की टिमटिमाती रोशनी थी। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, राजा ने तिजोरी के पास एक हल्की सी चमक देखी। ये चमक इतनी सूक्ष्म थी कि अगर वे पूरी तरह सतर्क न होते तो शायद इसे नजरअंदाज कर देते। फिर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा चूहा, जिसके शरीर पर सुनहरी चमक थी, तिजोरी के पास प्रकट हुआ।
उसकी आंखें लाल रत्नों की तरह चमक रही थी और वो असाधारण रूप से तेज था। चूहे ने अपनी पूंछ से तिजोरी को छुआ और आश्चर्यजनक रूप से तिजोरी का ताला अपने आप खुल गया, बिना किसी चाबी के। चूहे ने अपने छोटे से शरीर पर मुकुट को उठाया। ये देखकर राजा हैरान रह गए, क्योंकि मुकुट का वजन इतना था कि उसे उठाना किसी सामान्य चूहे के बस की बात नहीं थी। चूहा तेजी से दीवार की ओर भागा, जहां एक छोटा सा छेद था। राजा ने बिना समय गवाए उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि चूहा उस छेद में घुस गया, जो एक गुप्त सुरंग में खुलता था। राजा ने अपने जादुई खंजर को हाथ में लिया और साहस जुटाकर उस संकरी सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग इतनी तंग थी कि राजा को रेंगना पड़ा, लेकिन उनकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। सुरंग उन्हें एक विशाल गुफा में ले गई। ये गुफा किसी स्वप्नलोक की तरह थी। इसकी दीवारें रंग बिरंगे रत्नों से जड़ी थी और छत से जादुई रोशनी टपक रही थी, जो पूरे स्थान को एक अलौकिक चमक दे रही थी। गुफा के बीच में एक छोटा सा सिंहासन था, जो सोने और मखमल से बना था। उस सिंहासन पर वही जादुई चूहा बैठा था और उसके सिर पर राजा का अनमोल मुकुट चमक रहा था। यह दृश्य इतना विचित्र था कि राजा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। कौन हो तुम और मेरे मुकुट को क्यों चुराते हो? राजा ने गहरी आवाज में गर्जना की। उनकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। चूहे ने अपनी चमकती लाल आंखों से राजा को देखा। फिर एक गहरी, मानवीय आवाज में उसने बोलना शुरू किया। मैं चंद्रमा का सेवक हूं और मेरा नाम है रजत। मैं कोई साधारण चूहा नहीं हूं। मुझे सूर्यनगर के प्राचीन जादूगरों ने बनाया था, ताकि मैं इस मुकुट की रक्षा करूं और यह सुनिश्चित करूं कि ये केवल सच्चे और योग्य राजा के पास रहें। तुम, विक्रमादित्य, एक अच्छे राजा हो। तुमने युद्ध जीते, अपने राज्य को समृद्ध किया और प्रजा के लिए कई बड़े कार्य किए। लेकिन हाल के दिनों में तुमने अपनी प्रजा की छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। यह मुकुट तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम ये साबित नहीं करते कि तुम वास्तव में अपने राज्य के लिए समर्पित हो। राजा ये सुनकर हैरान रह गए। एक छोटा सा चूहा जो इतनी गहरी और सार्थक बातें कर रहा था, ये उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था। उन्होंने अपने मन को शांत किया और पूछा, मैं अपनी प्रजा से प्रेम करता हूं। मैंने हमेशा उनके लिए न्याय करने की कोशिश की है। मुझे बताओ, मैंने क्या गलती की है और मैं उसे कैसे सुधार सकता हूं? रजत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बड़े बड़े युद्ध जीतने और अपने महल की सजावट में व्यस्त हो गए हो। तुमने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, नई सड़कें बनवाई और विदेशी राज्यों से व्यापार बढ़ाया। लेकिन क्या तुमने उन किसानों की सुनी जिनके खेत सूखे की वजह से बंजर हो गए हैं? क्या तुमने उस विधवा की बात सुनी जिसका बेटा सैनिक बनने गया और कभी वापस नहीं लौटा? तुम्हारा मुकुट तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ये शक्ति तभी सार्थक है जब ये प्रजा की भलाई के लिए हो। मैं तुम्हें 3 कार्य दूंगा। यदि तुम इन्हें पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें मुकुट लौटा दूंगा। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि रजत की बातों में सच्चाई थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी प्रजा की छोटी छोटी समस्याएं इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। मुझे बताओ, पहला कार्य क्या है? रजत ने कहा, पहला कार्य है कि तुम अपने राज्य के सबसे गरीब गांव में जाओ। वहां के लोगों की समस्याएं सुनो और उनकी मदद करो। लेकिन एक शर्त है, तुम अपनी पहचान नहीं बताओगे। तुम्हें एक साधारण व्यक्ति की तरह जाना होगा। राजा ने इस कार्य को गंभीरता से लिया। अगले दिन सूर्योदय से पहले उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतारे और एक साधारण कुर्ता पायजामा पहना। उन्होंने अपने सिर पर एक पुरानी पगड़ी बांधी और चेहरे पर हल्की दाढ़ी लगाई, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। फिर वे अपने राज्य के सबसे गरीब गांव कालापुर की ओर निकल पड़े।
कालापुर एक ऐसा गांव था जहां लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। वहां की जमीन बंजर थी और कुएं सूख चुके थे। लोग गंदे पानी पर निर्भर थे, जिसके कारण बीमारियां फैल रही थी। राजा ने गांव में प्रवेश किया और एक बूढ़ी औरत के पास रुके, जो एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उन्होंने उससे पूछा, माता, इस गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बूढ़ी औरत ने उदास स्वर में बताया, हमारे कुएं सूख गए हैं, नदी का पानी गंदा हो चुका है, हमारे बच्चे भूखे हैं और हमें कोई सहायता नहीं मिलती। राजा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने गांव के अन्य लोगों से भी बात की और उनकी समस्याएं सुनी। एक युवक ने बताया कि सूखे के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं और उनके पास अगले साल के लिए बीज खरीदने के पैसे नहीं हैं। राजा ने तुरंत अपने एक विश्वसनीय सैनिक को गुप्त रूप से बुलाया और आदेश दिया कि गांव में नए कुएं खोदे जाएं। उन्होंने नदी की सफाई के लिए एक विशेष दल भेजा और यह सुनिश्चित किया कि गांव वालों को ताजा पानी मिले। इसके अलावा उन्होंने अपनी जेब से सोने के सिक्के निकाले और गांव के मुखिया को सौंपे, ये कहकर कि ये एक दयालु व्यापारी की ओर से दान है। गांव वालों को बीज, भोजन और कपड़े भी वितरित किए गए। राजा ने ये सब गुप्त रूप से किया ताकि उनकी पहचान उजागर न हो। जब राजा गुफा में लौटे, रजत ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुमने पहला कार्य पूरा किया। तुमने कालापुर के लोगों की मदद की, और वो भी बिना अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए। लेकिन अभी 2 कार्य बाकी है। दूसरा कार्य है, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसने तुम्हारे राज्य में अन्याय का सामना किया हो और उसे न्याय दो। राजा ने इस कार्य को भी गंभीरता से लिया। उन्होंने महल में एक सभा बुलाई और प्रजा को अपनी शिकायतें बताने के लिए आमंत्रित किया। सभा में सैकड़ों लोग आए। उनमें से एक विधवा थी जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसने रोते हुए बताया, महाराज, मेरा बेटा आपकी सेना में सैनिक था। वो एक युद्ध में गया और कभी वापस नहीं लौटा। मुझे कोई खबर नहीं मिली कि वो जीवित है या नहीं। मैंने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और जांच के आदेश दिए। कई दिनों की खोजबीन के बाद पता चला कि विधवा का बेटा युद्ध में बंदी बना लिया गया था और दुश्मन देश की जेल में कैद था। राजा ने अपनी सबसे कुशल सेना को भेजा और उस सैनिक को मुक्त करवाया। जब वो सैनिक अपने गांव लौटा तो उसकी मां की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने राजा के चरणों में सिर झुकाया और आशीर्वाद दिया। लेकिन राजा यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक नई योजना शुरू की, जिसमें सभी सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई सैनिक गायब न हो, और अगर ऐसा हो तो उसके परिवार को तुरंत सूचित किया जाए। इस कार्य ने प्रजा के बीच राजा के प्रति विश्वास को और मजबूत किया। जब राजा गुफा में लौटे, रजत ने उनकी प्रशंसा की। तुमने दूसरा कार्य भी पूरा किया। तुमने न केवल उस विधवा को न्याय दिया, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नई व्यवस्था बनाई। लेकिन अंतिम कार्य सबसे कठिन है। तीसरा कार्य है, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। यह कार्य सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गए। उनका सबसे बड़ा डर क्या था? उन्होंने रात दिन इस सवाल पर विचार किया। आखिरकार उन्हें जवाब मिला। उनका सबसे बड़ा डर था कि उनकी प्रजा एक दिन उन पर विश्वास खो देगी। वे नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में देखें जो केवल अपनी शक्ति और वैभव में खोया रहता है। लेकिन इस डर का सामना कैसे करना था? राजा ने फैसला किया कि वे अपनी प्रजा के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। उन्होंने पूरे राज्य में एक विशाल सभा बुलाई। सूर्यनगर का मुख्य चौक लोगों से खचाखच भर गया। राजा एक साधारण मंच पर खड़े हुए और अपनी प्रजा को संबोधित किया। मेरी प्रिय प्रजा, उन्होंने कहा, मैंने हमेशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि हाल के दिनों में
मैं आपकी छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करता रहा। मैं युद्धों, व्यापार और महल की सजावट में व्यस्त हो गया और आपके दुख दर्द को पूरी तरह नहीं समझ सका। मैं वादा करता हूं कि अब से हर गांव, हर व्यक्ति की बात सुनी जाएगी। आपका विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मैं इसे कभी नहीं खोना चाहता। राजा की इस ईमानदारी ने प्रजा का दिल जीत लिया। लोगों ने तालियां बजाई और उनका विश्वास राजा पर और मजबूत हो गया। कुछ लोग तो रोने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि उनका राजा न केवल शक्तिशाली है बल्कि विनम्र और दयालु भी है। जब राजा गुफा में लौटे, रजत ने मुकुट उनके सामने रख दिया। उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। विक्रमादित्य, उसने कहा, तुमने तीनों कार्य पूरे किए। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे राजा हो। ये मुकुट अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, ये केवल एक प्रतीक है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे हृदय और तुम्हारी प्रजा के प्रेम में है। राजा ने मुकुट को सिर पर रखा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक अलौकिक प्रकाश गुफा में फैल गया। रजत ने एक अंतिम बार मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। राजा गुफा से बाहर निकले और उस दिन से सूर्यनगर पहले से कहीं अधिक समृद्ध हुआ। राजा हर गांव का दौरा करने लगे। उन्होंने हर व्यक्ति की बात सुनी और उनकी समस्याओं का समाधान किया। प्रजा का विश्वास और प्रेम उनके लिए सबसे बड़ा खजाना बन गया। कहते हैं कि रजत, वो जादुई चूहा, आज भी उस गुफा में रहता है। वो चुपके से सूर्यनगर के राजा पर नजर रखता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो हमेशा अपनी प्रजा के लिए समर्पित रहे। और इस तरह सूर्यनगर की कहानी एक प्रेरणा बन गई। सच्चाई, समर्पण और प्रेम की कहानी जो हर युग में गूंजती रहेगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।